व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस अनदर वीडियो, जहां पे आज हम लोग आपका केमिस्ट्री का क्लास 10th का एक चैप्टर है जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसको डिस्कशन करेंगे इन डेप्थ। वन वीडियो में, वन शॉट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या चीजें आप लोगों को इस चैप्टर में स्टडी करनी है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो लेट्स गेट स्टार्टेड और समझ समझने की कोशिश करते हैं कि चैप्टर में टॉपिक्स क्या है। ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है, और जो भी उसके ऑक्साइड वगैरह बनते हैं सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अच्छा, मेटल्स और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलोंग विद केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी आपको पता होना चाहिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में मेटल की रिएक्शन एयर के साथ, मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ, मेटल की रिएक्शन एसिड्स के साथ, और मेटल की रिएक्शन दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ। यस क्लास, मेटल सॉल्ट के साथ। ये सभी हम लोग यहां पे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर मैं आगे चलूं तो आगे हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। आप सभी ने देखा होगा एक क्वेश्चन इसके ऊपर आता है एग्जाम में, कंफर्म है। तो इस इंपॉर्टेंट रिएक्टिविटी सीरीज को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, अब रिएक्शन ऑफ द मेटल विद द नॉन मेटल, ये काफी एक इंपॉर्टेंट सी चीज है, इससे भी क्वेश्चन उठ के आता है, ये भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आगे है आपका आयोनिक कंपाउंड, दोनों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आयोनिक और कोवलेंट हल्का हल्का डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ हम देखेंगे कि एग्जैक्टली आयोनिक कंपाउंड होते क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो अकरेंस ऑफ द मेटल्स, यानी कि मेटल्स किसमें अकर होती है। ठीक है, सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर हम काफी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपका यहां से उठ के आता है, एक्सक्रिएशन ऑफ द मेटल्स फ्रॉम द ओर। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे कि ओर क्या होता है, मेटल क्या होता है, गैंग क्या होता है, ठीक है, मिनरल्स क्या होते हैं, सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स, रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स, ये सारी चीजें करेंगे। लास्ट एंड फाइनल वी विल डिस्कस अबाउट द कोरोजन, और हो सका तो हम रेंसिडिटी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो इस चैप्टर का आपका ये सिलेबस है, ये कंटेंट है जो हम पढ़ने वाले हैं, जो आपको भी पढ़ना है। ठीक है, तो अब समझने की कोशिश करते हैं जितने भी एलिमेंट है, एलिमेंट कहां से आई है टर्म, ये केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा 118 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, उस 118 को हमने पीरियड्स और ग्रुप में क्लासिफाई किया है उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से। ठीक है, ऐसे ही क्लास आपका है, हमने उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटलॉइड आपको स्टडी नहीं करना है। ठीक है, आपको सिर्फ स्टडी क्या करना है, मेटल करना है और नॉन मेटल करना है, उनकी सभी प्रॉपर्टीज को क्या करना है, डिस्कशन करना है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल को जब आप लोग डिफरेंशिएट करते हो क्लास, तो उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे करते हो। ठीक है, यहां पे मैंने काफी इंटरेस्टिंग तरीके से इस प्रेजेंटेशन को तैयार किया है। ठीक है, और इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जितने भी एक्सेप्शन केस है ना, ठीक है, यानी कि रूल से बाहर जो चीजें आती हैं वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की है। तो साथ साथ आप लोग नोटबुक और पेन ले ले और बराबर तरीके से एक एक चीज को नोट करें, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा अपने सिलेबस में। ठीक है, अब बात करता हूं, सबसे पहला जो पैरामीटर है वो फिजिकल स्टेट का है। तो आपको पता होना चाहिए जितने भी मेटल्स है ना, मेटल्स वो सारे आपके क्लास सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक ऐसा मेटल है जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, जिसका नाम है आपका मरकुरी। मरकुरी एक ऐसा मेटल है जो किस स्टेट में आता है, आपका लिक्विड में। तो आपको इस चीज के बारे में थोड़ा अवेयर रहना है। मेटल की बात करें अगर लिक्विड है तो मरकुरी होता है, एक्सेप्ट मरकुरी हर मेटल है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल आपका सॉलिड भी होता है और गैसियस भी होता है। ठीक है, ध्यान रखना, जितने भी नॉन मेटल हैं वो या तो आपको किस में मिलेंगे, सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, या फिर वो आपको किस में मिलेंगे, गैसियस स्टेट में मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ब्रोमाइन आपका लिक्विड स्टेट में होता है। यस क्लास, ये भी किस में होता है, आपका लिक्विड स्टेट में होता है। यानी कि ब्रोमाइन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है, और मेटल क्या है आपका, मरकुरी। तो पहला डिफरेंस आपका ये हो गया मेटल और नॉन मेटल के बीच में। दूसरी होती है चमक, जिसको आप लोग क्लास बोलते हो लस्टर, यानी कि ये लस्टर का मतलब क्या है, चमक होता है। ठीक है, मेटल्स के पास लस्टर होती है, चमक होती है। ठीक है, जनरली नॉन मेटल्स के पास लस्टर नहीं होती है, लेकिन कुछ एग्जांपल्स है, जैसे शाइनिंग सरफेस होती है, मेटल की कैसी होती है, शाइनिंग सरफेस, इस प्रॉपर्टी को आप लोग क्या बोलते हो, लस्टर। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल में कुछ ऐसे नॉन मेटल्स है जिनके पास लस्टर होती है, जैसे आयोडीन और ग्रेफाइट। ये दो नॉन ऐसे मेटल हैं जो लस्टर दिखाते हैं, लस्टर शो करते हैं,
यानी कि इनकी जो सरफेस है वो शाइनिंग होती है, लेकिन फिर भी ये क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल होते हुए भी ये प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं, ठीक है। अब आगे चले, अगला जो आपका प्रॉपर्टी है, अगला जो पैरामीटर है प्रॉपर्टी से पहले, वो है हार्डनेस का। यस क्लास, क्या है, हार्डनेस का। मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर एंड नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट इन नेचर। लेकिन मेटल्स कुछ ऐसी है जो हार्ड नहीं होती, जैसे आप एग्जांपल ले लो सोडियम का, जैसे आप एग्जांपल ले लो लिथियम का, और जैसे आप एग्जांपल ले लो पोटेशियम का। ये एक ही ग्रुप के मेंबर है, ठीक है, सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये तीनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, ठीक है। ये फिर आपके मेटल है, लेकिन फिर भी ये सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है, इनको चाकू से भी काटा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट इन नेचर, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड आपका सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, तो लेकिन ये फिर भी क्या है, आपका नॉन मेटल है। क्लियर। एक्सेप्शंस क्वेश्चन में ज्यादा पूछे जाते हैं, अच्छे से फटाफट से समझते हैं। अगला है आपका मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब क्या है क्लास, इनको बीट करके हम थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। शीट जिनकी, चादरें जिनकी बनाई जाती है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, मैलिएबल। तो जितने भी मेटल्स है उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या है, मैलिएबिलिटी, यानी कि उनको चादर में कन्वर्ट किया जा सकता है, और ये सारे मेटल्स होल्ड करते हैं। आपका ध्यान रखना, गोल्ड और सिल्वर मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। एक नंबर में पूछा जा सकता है मोस्ट मैलिएबल मेटल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मेटल के केस में वो क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर। लेकिन नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल। ये कैसे होते हैं, नॉन मैलिएबल, मतलब इनको चादर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब आगे चले, अगला पैरामीटर क्लास आपका डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब कन्वर्टेड इनटू द थिन वायर्स। हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेटल वो हैं जिनको सभी को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, वायर में, लेकिन नॉन मेटल्स को डक्टाइल नहीं होते, इसलिए इनको वायर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अगला है आपका एमपी एंड बीपी, मेल्टिंग पॉइंट एंड सेकंड क्या है आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको याद रखना क्लास, मेटल्स का हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है, हाई होता है। लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम ऐसे हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होता है, इसलिए क्या होते हैं, एक्सेप्शन में होते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, हर एक मेटल का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। यहां आ जाइए, नॉन मेटल का जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है क्लास लो, ठीक है। लेकिन डायमंड है जिसका एक मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, आपका हाई होता है। ये एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस आर मोर इंपॉर्टेंट इन द केमिस्ट्री, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और अब आपको एक फ्रेमवर्क समझ में आ रहा होगा, क्या मेटल्स होते हैं, क्या नॉन मेटल्स होते हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, आगे जाके केमिकल प्रॉपर्टीज को भी हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। अब आगे क्या है आपका डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब घनत्व, ठीक है। मेटल्स आर जनरली हैव अ हाई डेंसिटी, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनकी लो डेंसिटी होती है, जैसे मैंने बताया ये सोडियम और ये आपका पोटेशियम, ठीक है, ये इनकी दोनों की डेंसिटी कैसी होती है, लो, ठीक है। लेकिन यहां पे सॉरी इनकी हाई होती है, लेकिन इनकी लो होती है। और नॉन मेटल्स की जनरली कैसी होती है, लो डेंसिटी होती है। अगला जो पैरामीटर है वो सोनोरस है, ठीक है। सोनोरस का मतलब प्रॉपर्टी, उनकी सरफेस को जब हम लोग बीट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। यस क्लास, क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो मेटल सोनोरस होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स नहीं होते हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे चले तो थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, यानी कि हीट पास होगी कि नहीं होगी, करंट पास होगा कि नहीं होगा। तो आपको पता है जितने भी मेटल्स हैं उनके अंदर से करंट भी पास हो जाता है और हीट भी पास हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। हाँ, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन है, आपका सिल्वर है, ये आपको याद रखना है। लेड एंड मर्कुरी, ध्यान में रखना, लेड एंड मर्कुरी आर द पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट, लेकिन फिर भी क्या है, ये आपके मेटल्स। क्लियर। अब आगे चलूं तो नॉन मेटल्स आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ग्रेफाइट है जो बहुत बढ़िया गुड कंडक्टर है, ठीक है, ये एक्सेप्शन में है, लेकिन फिर भी क्या है, ये आपका एक गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर। अब आगे चलते हैं, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, यानी कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके किस टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो मेटल्स के ऑक्साइड जनरली बेसिक होते हैं, बेस होते हैं, और नॉन मेटल के आपके एसिडिक होते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी कि जब आपके नॉन मेटल्स रिएक्शन करते हैं तो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, लेकिन नॉन मेटल जब रिएक्शन करते हैं तो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्लियर। उम्मीद करता हूं क्लास आपको एक फ्रेमवर्क तैयार हो गया होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज का। फिजिकल प्रॉपर्टीज में यही बातें थी जो आपको क्लासिफाई कर
करती है मेटल्स को नॉन मेटल से, और एक्सेप्शन भी हम लोगों ने पढ़े, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द केमिकल रिएक्शन फॉर द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मैंने बताया सबसे पहले हम लोग मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे एयर के साथ, और एयर के साथ जैसे ही वो रिएक्शन करेगा ना कोई भी मेटल, तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। यस क्लास, ये जर्नल रिएक्शन आपको याद रखना है, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू द मेटल ऑक्साइड। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका मेटल ऑक्साइड में, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझाया हुआ है, अगर मैं कॉपर की रिएक्शन है वो ऑक्सीजन के साथ कराता हूं तो ये क्या बन जाता है क्लास? आपका कॉपर ऑक्साइड। यस क्लास, क्या बन जाता है? आपका कॉपर ऑक्साइड। और इसी उसका एग्जांपल है मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, वो वाली एप्लीकेशन भी यहाँ पे लग सकती है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को जब हम खुला छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आता है और वो क्या बना देता है? आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना देता है? आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये लेयर उसके ऊपर जम जाती है, ठीक है। लेकिन फिर मेन यहाँ पे इसलिए इसको साफ किया जाता है, लेकिन हमारा मुद्दा है इसके ऑक्साइड को समझना, ठीक है। तो क्या बना आपका? मेटल ऑक्साइड। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा क्लास? आपका मेटल ऑक्साइड। और एक चीज आपको एग्जाम में जरूर ध्यान में रखनी है क्लास, वो क्या है कि कॉपर ऑक्साइड है ना, उसका रंग है वो ब्लैक होता है। यस क्लास, कैसा होता है? ब्लैक, काले कलर का बनता है जब कॉपर को आप लोग ऑक्सीजन में छोड़ देते हो, ठीक है। अच्छा, एल्यूमिनियम को जब आप लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हो, बैलेंसिंग हुई है इस रिएक्शन की, इसलिए 4 और इसका 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। जब आप लोग एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हो ना, तो यहाँ पे क्या बनता है क्लास? आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कि वही क्या बना? आपका मेटल ऑक्साइड। क्लियर? तो आई होप कि पहली रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। अब बात यह है कि जो ऑक्साइड बनते हैं क्लास, ये किस नेचर के होते हैं? जैसे कि मेटल में हमने पढ़ा कि ये आपके बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन भी है यहाँ पे, यानी कि एसिडिक होते हैं कि बेसिक होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे ऑक्साइड्स भी हैं जो दोनों तरीका का नेचर शो करते हैं, एसिडिक भी शो करते हैं और बेसिक भी शो करते हैं। तो उनको क्या बोलते हो क्लास? उनको बोलते हैं हम लोग एम्फोट्रिक ऑक्साइड। यस, एम्फोट्रिक ऑक्साइड। अब एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी, मेटल्स ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक ऑक्साइड। मैंने आपको शुरू में बताया था ये कैसे होते हैं? बेसिक ऑक्साइड होते हैं। लेकिन दो ऐसे ऑक्साइड है जो इसको फॉलो नहीं करते, पहला जिंक है और दूसरा है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और दूसरा किसका है? आपका जिंक का ऑक्साइड। ये दोनों बेसिक नहीं होते क्लास। ये कैसे नहीं होते? आपके बेसिक नहीं होते हैं, ये होते हैं आपके एम्फोट्रिक। कैसे होते हैं? एम्फोट्रिक, क्योंकि ये दोनों ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, बेसिक को भी एज वेल एज एसिटिक ऑक्साइड को भी। ये क्या करते हैं? दोनों प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं? शो करते हैं। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा एम्फोट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, और एल्यूमिनियम और जिंक को छोड़ के बाकी सब कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप लोग एग्जांपल लेना चाहो, ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड था, इसको मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, फिर सेकंड केस में मैंने एल्यूमिनियम को स्पेस के साथ रिएक्ट करवाया, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर बन गया। ओके, यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस में क्या बन गया? वाटर बन गया। यानी कि यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टीज है, यानी कि एसिडिक प्रॉपर्टीज, एसिडिक ऑक्साइड, और यहाँ पे क्या है? आपका बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। तो इस ऐसे ऑक्साइड्स को क्या बोलते हैं आप लोग? एम्फोट्रिक। क्या बोलते हैं आप लोग? एम्फोट्रिक ऑक्साइड। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। अब ध्यान से देखो मेरी बात क्लास, ठीक है। जब आप लोग मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो, यस क्लास, जब आप लोग मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपका बनता है मेटल ऑक्साइड, प्लस में एक आपका एलिमेंट और ऐड हो जाता है जिसको बोलते हैं आप लोग हाइड्रोजन गैस। यानी कि जब आप लोग मेटल्स को रिएक्ट कराते हो किसके साथ? वाटर के साथ, तो क्लास क्या बनता है? आपका मेटल ऑक्साइड बनता है, और एक आपका एलिमेंट आ जाता है जिसको बोलते हैं आप लोग हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अच्छा, इस मेटल ऑक्साइड को अगर मैं दोबारा से वाटर के साथ रिएक्ट करा दूं ना, तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है। यस क्लास, अब इसका एग्जांपल आपके सामने है, पोटेशियम सॉलिड स्टेट में मैंने लिया, ठीक है, इसको मैंने रिएक्ट कराया वाटर के साथ, तो बनना क्या चाहिए? पोटेशियम ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस, तो यही बना पोटेशियम ऑक्साइड प्लस में क्या बना? हाइड्रोजन गैस, और प्लस में स्मॉल अमाउंट में आपकी क्या निकली है? हीट निकली है। क्लियर? तो ये हो गया। अब जो आप इस मेटल ऑक्साइड को अगर वापिस से पानी में घोल दो, यानी कि जैसे एक और एग्जांपल ले लेते, इससे पहले कैल्शियम है, ठीक है, इस कैल्शियम को वाटर से रिएक्ट करवाया तो क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। फॉलो हो रहा है ना रूल? यानी कि अगर आप अब इन दोनों
ऑक्साइड्स को, ठीक है, इन दोनों ऑक्साइड्स को अगर आप लोग वाटर से दोबारा रिएक्ट करा दोगे ना तो क्या बन जाएगा, ये मेटल हाइड्रोक्साइड। क्लियर? उम्मीद करता हूं क्लास आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे चीजें चलती है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन उठ के आता है क्लास, ये एक्टिविटी से बनाया हुआ क्वेश्चन है और यहां से क्वेश्चन उठता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए एग्जैक्टली क्या है, एक एक पॉइंट को अच्छे से रीड करें। मेटल्स लाइक पोटेशियम, पहली कौन सी मेटल है, पोटेशियम, सोडियम रिएक्ट विद वॉलेंटली विद द कोल्ड वाटर, मतलब किसके साथ रिएक्ट कर जाती है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वॉयलेंट एंड एक्सोथर्मिक, यानी कि कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक, मतलब यहाँ पे क्या होती है, आपकी हीट रिलीज होती है, इस क्लास क्या होती है, आपकी हीट रिलीज होती है, दैट द इन्वॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैच द फायर, यानी कि इस प्रोसेस में पोटेशियम और सोडियम वॉयलेंटली कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ध्यान से समझना, ये दोनों क्या करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती है, आपकी हाइड्रोजन गैस, जो इमीडिएटली क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। इसलिए आप लोग देखोगे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में, फिल्म में भी इसका यूज किया जाता है, हम पोटेशियम और सोडियम को पानी में डाल देते हैं जिसपे वहां पे ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी ना तो डेफिनेटली हाइड्रोजन गैस और इमीडिएटली फायर पकड़ लेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वहां पे आग लग जाती है। तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, पर ये घर पे यूज करने के लिए नहीं है, आप केमिस्ट्री लैब में जाओ और अपने टीचर को बोलो कि वो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराए, तो आप लोग देखोगे कि इट्स ए क्वाइट इंटरेस्टिंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सेकंड पॉइंट की मैं बात करता हूं, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद द वाटर, ध्यान से समझना क्लास, किसकी किसकी रिएक्शन की बात कर रहा है, कैल्शियम की किसके साथ, वाटर के साथ, इज लेस वॉयलेंट, ये कैसी होती है, कम वॉयलेंट होती है, द हीट इन्वॉल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच द फायर, मतलब जब आप लोग कैल्शियम की बात करते हो ना, कैल्शियम में हाइड्रोजन गैस हीट तो रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस और हीट तो रिलीज होती है, लेकिन बचा होता क्या कि वो इतनी नहीं होती, इतनी अमाउंट में नहीं होती, इतनी सुफिशिएंट नहीं होती है कि वो आग पकड़ सके। तो कैल्शियम के केस में चीज नहीं होगी, लेकिन आपका सोडियम एंड सेकंड क्या है क्लास, आपका पोटेशियम, दोनों के केस में ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे है आपका मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ये भी आपको ध्यान में रखना है, अगर आप मैग्नीशियम को वाटर में डाल दोगे तो कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन, ठीक है, इट रिएक्ट विद हॉट वाटर, लेकिन गर्म वाटर में डालोगे ना तो ये हॉट वाटर में क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ये क्या बना देता है क्लास, आपका हाइड्रोजन गैस बना देता है। काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो क्लास आप फटाफट से नोट करते चले, ठीक है। मेटल्स लाइक, अभी ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एल्यूमिनियम ले लो, आयरन ले लो एंड जिंक ले लो, डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, क्या बोला इसने बोला एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक ऐसे मेटल्स हैं जो ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते, बट दे रिएक्ट विद स्टीम, ये भाप के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। मेटल्स सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, ना हॉट के साथ, ना गोल्ड के साथ और ना स्टीम के साथ, ठीक है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। कौन नहीं करता, आपका लेड नहीं करता रिएक्ट, अच्छा गोल्ड नहीं करता आपका, अच्छा सिल्वर नहीं करता आपका, ठीक है, ये और आपका कॉपर नहीं करता, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्लास, ये एक केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने स्टडी किया। नाउ इट्स टाइम टू रिएक्ट, अंडरस्टैंड द रिएक्शन ऑफ ए मेटल विद द डाइल्यूट एसिड। दो तरीके के एसिड्स होते हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है, एक होता है आपका कंसंट्रेटेड एसिड, यस कंसंट्रेटेड एसिड, एक होता है आपका डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड क्या होता है क्लास, जहां पे मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर यूज की जाती है, सॉरी वो केमिकल एसिड यूज की जाती है, मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ एसिड, तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, डाइल्यूट। जब पे मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ अगर एसिड यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हो, कंसंट्रेटेड एसिड। तो डाइल्यूट एसिड के साथ करना है, मेटल की रिएक्शन अगर डाइल्यूट एसिड के साथ करे तो आपका बनेगा साल्ट और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, ये जर्नल रिएक्शन है। अच्छा एक्सेप्शन क्या है, ये थोड़ा ध्यान में रखना कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। अगर आप HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हो, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हो, तो किसी भी प्रकार की कोई हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। कारण समझ लीजिए, इट इज बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस ऑक्सीडाइज ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देता है और वाटर में कन्वर्ट कर देता है एंड
रिड्यूस ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ये NO2 NO या NO2 N2O ये इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड के केस में क्लास आपका क्या नहीं होगा, डाइल्यूट एसिड ले लो चाहे से, आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हो जाता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट, और जिससे वो क्या कर देता है उसको रिड्यूस। ठीक है, बट मैग्नीशियम एंड द मैग्नीज, यानी कि ये दोनों चीजें एक जैसी है, मैग्नीशियम और दूसरा क्या है क्लास आपका मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट एंड टू इन्वॉल्व द H2SO। हाँ, ये दो आपके मेटल्स हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, ये कर जाती है कहीं ना कहीं, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इतना रोल नहीं होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, रिएक्शन ऑफ द मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्यूशन, मेटल साल्ट। ठीक है, मेटल साल्ट के साथ हम क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। ध्यान से समझो, यहाँ पे हो जाता है एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको क्या कर देगा, रिप्लेस। जैसे यहाँ पे किया आयरन, कॉपर सल्फेट, कॉपर यहाँ पे आ जाएगा, इसकी जगह कौन आ जाएगा, आयरन। देखो आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर, बहुत आसान है। ठीक है, साथ साथ आप लोग बनाते चले। ठीक है, मैं आप लोगों को 5 मिनट देता हूं जब तक आप लोग रिकैप करें सारा। ठीक है, उसके बाद हम इस वीडियो का सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट जो आर्टिकल है रिएक्टिविटी सीरीज उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, ऑल राइट। अभी देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसी सीरीज जिसमें हमने इंपॉर्टेंट मेटल्स को अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिव ऑर्डर, यानी कि रिएक्टिव ऑर्डर में हमने क्या किया है, आपको क्या क्या अरेंज किया। ध्यान से समझना, जिंक एक ऐसा मेटल है, क्या बोला मैंने क्लास, जिंक। जिंक एक ऐसा मेटल है, यस, क्या बोल रहा हूं मैं, जिंक एक ऐसा मेटल है जिसके ऊपर चले तो रिएक्टिविटी सीरीज रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है, लेकिन जिसके नीचे चले तो रिएक्टिविटी घटती जाती है। अब क्या मतलब है सर इसका, ध्यान से समझो। जिंक है ना, जिंक से रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, लेकिन एल्यूमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम रिएक्टिव है, मैग्नीशियम से कैल्शियम, कैल्शियम से सोडियम और सोडियम से पोटेशियम। यानी कि क्या है आपके रिएक्टिव से मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है। यानी कि आप लोग याद कर सकते हो, किसी ट्रिक के चक्कर में ना पड़े, सिंपल आप लोग याद करें, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ये आपका ऑर्डर है सिंपल। यानी कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, दीज आर द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, अब यहां से इसके नीचे से तो आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो फिर आयरन ज्यादा रिएक्टिव है लेड से, लेड ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन कॉपर से, कॉपर मरकरी से, मरकरी सिल्वर से, और सिल्वर गोल्ड से। ठीक है, तो सबसे कम गोल्ड है, फिर कौन है, सिल्वर, सिल्वर के बाद फिर मरकरी, फिर कौन है, कॉपर, फिर कौन है, हाइड्रोजन, फिर कौन है, लेड, और फिर कौन है आपका आयरन। तो इस तरीके से ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। आप अच्छे से इन सबको याद कर ले, रिएक्टिविटी जैसे भी आप लोग किसी ट्रिक के चक्कर में ना पड़े कि जर्नली बच्चे ट्रिक से याद करते हैं और फिर उनके दिमाग में कचरा हो जाता है। एक तरीके से अच्छे से इसको याद करें। ठीक है, किसी ट्रिक को मैं सपोर्ट नहीं करूंगा क्योंकि उससे आपका टाइम वेस्ट ही होगा, और मेन टाइम पे जब आपको जरूरत होगी वो चीज आपको याद भी नहीं आनी है। ठीक है, अब आता है हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। अगर मेटल और नॉन मेटल को आपस में रिएक्ट कराने की कोशिश करें तो क्या होगा, मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना, मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगी फ्रॉम देयर वैलेंस शेल एंड फॉर्म ए कैटायन। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं वो क्या बनते हैं आपके कैटायन, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, और जो आपके नॉन मेटल है वो क्या बनाएंगे आपके एन आयन। यस क्लास, क्या बनाएंगे, एन आयन, यानी कि कैसा चार्ज अडॉप्ट कर लेंगे, नेगेटिव चार्ज अडॉप्ट कर लेंगे। द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मेटल टू नॉन मेटल, उनको क्या बोलते हैं आप लोग, आयोनिक कंपाउंड। यहाँ पे बॉन्ड क्या बनेगा, आयोनिक बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ये दूसरा नाम है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड किसको बोलते हैं आप लोग, आयोनिक कंपाउंड को बोलते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कैटायन किसको बोलेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा, क्या करेगा, लॉस करेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका कैटायन, और जो इलेक्ट्रॉन्स का गेन करेगा वो क्या बनेगा आपका एनायन। और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा आपका, आयोनिक बॉन्ड, और यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा उसको क्या बोलते हैं आप लोग, आयोनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, जैसे आप लोग सोडियम और आप लोग क्लोराइड, नमक का एग्जांपल ले लो, जैसे आप लोग नमक का सोडियम क्लोराइड, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है आपका 11, तो 11 को कैसे लिखेंगे, 2 8 और 1, यानी कि वैलेंस शेल
सेल में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या है आपका क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना 17, तो क्या बनेगा 2, 8 और 7, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्लोरीन, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, यानी कि हो गया आपके 7, ठीक है, 6 और ये हो गया 7, ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा ना सोडियम क्लोराइड के बीच में, ये है आपका आयोनिक कंपाउंड। यस क्लास, आपका क्या है, ये आपका आयोनिक कंपाउंड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे आयोनिक कंपाउंड आपका बनता है। अब आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। जो आयोनिक कंपाउंड होती है ना, उनकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या क्या होती है, ध्यान से देखो। पहले जो आयोनिक कंपाउंड है उसकी फिजिकल नेचर को पढ़ेंगे, फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ेंगे, फिर उनकी सोल्यूबिलिटी को देखेंगे, फिर उनकी कंडक्टिविटी को देखेंगे। ध्यान से समझे, जितने भी आयोनिक कंपाउंड है वो सोलिड होते हैं, ध्यान से समझना, आर समवट हार्ड, और कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, किस वजह से, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच में क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है। आयंस के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो हार्ड भी होते हैं, और कैसे होते हैं आपके सॉलिड्स होते हैं। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल, ये कैसे होते हैं ब्रिटल, ब्रेक इनटू द पीसेस व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड, तो टूट जाते हैं, आयोनिक कंपाउंड क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है, क्लियर। आगे सेकंड पॉइंट है, आयोनिक कंपाउंड्स हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रखिए क्लास, इनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। दिस इज बिकॉज कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, मतलब इनके बीच में जो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन होता है ना, उसको तोड़ने के लिए एक एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए, दैट्स व्हाई इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, हाई होता है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में घुल जाते हैं, जैसे नमक हो गया घुल जाता है, एंड इन सोल्यूबल इन सॉल्वेंट्स, कैरोसिन में नहीं घुलेगा आपका आयोनिक कंपाउंड, पेट्रोल में नहीं घुलेगा, ऐसे ही जो भी आपके इनसोल्यूबल सॉल्वेंट है उनमें क्या नहीं होगा, नहीं घुलेगा आयोनिक कंपाउंड। कंडक्टिविटी की बात करें, ठीक है, इनके अंदर से हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टिविटी पास कर सकते हैं, क्योंकि आयंस होते हैं, ठीक है, तो ये कंडक्टर की तरह भी क्या करते हैं, बिहेवियर करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्लास फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और उनके बीच में जो बॉन्डिंग है, आयोनिक बॉन्डिंग आपको समझ में आ गई होगी। अब जो बात आती है वो आती है आपकी कि मेटल्स मिलते कैसे हैं, अकरेंस ऑफ द मेटल, कि निकलते कैसे हैं, कैसे उनकी साफ सफाई की जाती है, या फिर किसी गंदगी के साथ मिलते हैं तो कैसे उनको निकाला जाता है, ठीक है। तो 3 स्टेट में आपको यहां पर डिस्कस करूंगा, मिनरल, ओर एंड गैंग। ध्यान से समझ ले, मिनरल, ओर एंड गैंग। मिनरल किसे बोलोगे, अगर कोई भी आपका एलिमेंट हो सकता है या फिर कंपाउंड, दोनों हो सकते हैं, कोई भी कंपाउंड्स और एलिमेंट जो नेचुरल तरीके से अर्थ की क्रस्ट से मिलता है, यस, अर्थ की क्रस्ट से मिलता है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, मिनरल। द एलिमेंट और द कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड मिनरल, उनको क्या बोलते हो क्लास, आप मिनरल बोल सकते हो, ठीक है। अब और की मैं बात करूं, मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड metal can be profitably excreted from it, such minerals are called ore। कहने का मतलब क्या है कि ये एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो सकता है और कोई भी कंपाउंड हो सकता है, अगर ये नेचुरल तरीके से मिलता है तो इसको क्या बोलोगे आप लोग, मिनरल। लेकिन इस मिनरल के साथ अगर कोई भी ऐसा मेटल मिल रहा है जिसको एक्सट्रैक्ट कर सके और वो प्रॉफिटेबल हो, तो उसको क्या बोल दोगे आप लोग, ओर, ठीक है। अच्छा, इसके साथ कोई गंदगी भी तो मिल सकती है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, गैंग, ठीक है। तो मिनरल क्या होता है, कोई भी एलिमेंट और कंपाउंड जो नेचुरली अर्थ क्रस्ट से मिलता है उसको मिनरल बोलते हैं। अगर उसमें कोई ऐसा एक तरीके से हाई परसेंटेज ऑफ मेटल है, या फिर आपका जो भी है हाई परसेंटेज ऑफ मेटल है जिसको प्रॉफिटेबली हम एक्सट्रैक्ट कर सके, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर सके, तो उसको क्या बोलोगे आप लोग, और उसके साथ जो गंदगी होती है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, मिनरल। क्लियर। अब यहाँ पे देखो कैसे कैसे इनको हम लोग साफ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका पहला है ना, पहला क्या है, देखो ये वाला है इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब सोडियम का हो, पोटेशियम का हो, कैल्शियम का हो, मैग्नीशियम का हो और एल्यूमिनियम का, इनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और इनको एक्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, रिडक्शन यूजिंग कार्बन, इनका रिडक्शन कर देंगे, किसका यूज करके, कार्बन का, जिसमें आपका जिंक होता है, आयरन होता है, लेड होता है और कॉपर होता है, इन सब का रिडक्शन कर देंगे। अच्छा, ये आपके नेटिव स्टेट में मिलते हैं, मतलब
प्योरेस्ट स्टेट में मिलते हैं, इनके साथ कोई ऐसा एक्सक्रेशन करने की जरूरत आपको नहीं होती है। तो यही सारी बातें मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बना के लिखी है। अब तो वन बाय वन पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझते हैं क्या है। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम एंड कॉपर आर फाउंड इन फ्री स्टेट। किसमें मिलते हैं? फ्री स्टेट में। कॉपर एंड सिल्वर आर आल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट। ये किसमें मिलते हैं? कंबाइंड स्टेट में। देयर सल्फाइड और द ऑक्साइड और, ये की क्या मिलती है आपको? सल्फाइड और मिलती है और ऑक्साइड और मिलती है। मेटल्स आर एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। जैसे आप लोग पोटेशियम ले सकते हो, सोडियम ले सकते हो, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम ले सकते हो। आर सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये किस में नहीं मिलते? फ्री एलिमेंट्स की फॉर्म में नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये काफी रिएक्टिव होते हैं और कहीं ना कहीं जब ये प्रेजेंट होते हैं तो किसी ना किसी के साथ ये क्या करते हैं? अपनी रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद क्या करते हैं? एक तरीके से किसी ना किसी के साथ अपना एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो इनको जब आप एक्सट्रैक्ट करते हो ना, तो आप एक प्रोसेस यूज करते हैं जिसको आप लोग क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब इनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है? इलेक्ट्रोलाइसिस से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, जिंक, आयरन, लेड और कॉपर, इनको रिडक्शन किया जाता है कार्बन के हेल्प से और इनका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब ध्यान से समझे क्लास, अब ध्यान से समझे, ये वाली बात काफी इंपॉर्टेंट है। दस ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी के बेसिस पे हमने इनको ग्रुप किया है तीन कैटेगरी में। पहली कैटेगरी क्या है? मेटल्स ऑफ रो रिएक्टिविटी, जो लास्ट में आए हुए हैं, फ्री स्टेट में मिलते हैं। मीडियम रिएक्टिविटी, जो बीच में आए हुए हैं, और जिनकी हाई रिएक्टिविटी होती है, जो बिल्कुल टॉप पे थे। ठीक है, तो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम और मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। ठीक है, अब आपका क्या? सर्वल स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द एक्सक्रिएशन ऑफ द प्योर मेटल्स फ्रॉम ओर। यानी कि ओर से अगर आपको प्योर मेटल निकालना है तो कुछ स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, ये देखो, एक्सक्रिएशन ऑफ द मेटल फ्रॉम द ओर, इस प्रोसेस को बोलते हो आप लोग मेटलर्जी। मेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रिएशन ऑफ द मेटल फ्रॉम द ओर। आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या है? आपकी तीन स्टेप्स है। यस क्लास, क्या है आपकी? तीन स्टेप। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है? आपको एनरिचमेंट करना है, या फिर आप लोग कह सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। पहली स्टेप क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। सेकंड क्या है? एक्सक्रिएशन ऑफ द मेटल। आपको क्या करना है? इसका एक्सक्रिएशन करना है मेटल का, और उसके बाद इसको क्या कर देना है? रिफाइन कर देना। क्लियर? ये तीन स्टेप आपको अच्छे से क्या करने हैं? प्रिपेयर करने। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एनरिचमेंट ऑफ द ओर, इसका क्या मतलब है? ओर्स माइंड, जो भी ओर्स की माइंड होती है फ्रॉम द अर्थ, आर यूजिंग यूजुअली क्या है आपका? कंटेमिनेटेड विद द लार्ज अमाउंट ऑफ द इंप्योरिटी सच एज सोइल, सैंड एटसेट्रा, कोल्ड गैंग। द इंप्योरिटी मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ओर प्रायर टू द एक्सक्रेशन ऑफ द मेटल। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है? इनके साथ कोई ना कोई गैंग मिलेगी, कोई ना कोई इंप्योरिटी मिलेगी, उस इंप्योरिटी को एक्सक्रिएशन से पहले हटा देना जरूरी है। क्लियर? अब आगे देखें, द प्रोसेस यूज्ड टू फॉर रिमूविंग द गैंग फ्रॉम द ओर। ओर से जो आप लोग गैंग रिमूव करते हो ना, गैंग क्या करते हो? रिमूव करते हो, वो बेस्ड होता है डिफरेंस बिटवीन, किसके बेस पे होता है वो? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए गैंग। गैंग की क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है और क्या केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर अकॉर्डिंगली यूज। अब इनके लिए हम क्या करते हैं? अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं। अब देखो एक्सक्रिएशन कैसे किया जाता है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है क्लास, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, अपनी नोटबुक में बनाए। और है वो आपकी हाई रिएक्टिव हो सकती है, वो आपकी मीडियम रिएक्टिव हो सकती है, और वो आपकी लो रिएक्टिव हो सकती है। लो रिएक्टिव सल्फाइड और मिलेगी, इसको आपको रोस्टिंग करना है, एक प्रोसेस होता है, आगे जाके पढ़ेंगे। उससे मेटल मिलेगा, उसको रिफाइन कर दो। ये हो गया आपका एक्सक्रिएशन ऑफ द लो रिएक्टिव ओर्स। ठीक है, अच्छा, जो मीडियम रिएक्टिव होती है ना, वो या तो सल्फाइड ओर की फॉर्म में मिलेंगी या रोस्टिंग में। उसको सल्फाइड ओर है तो रोस्ट कर देंगे, वो अगर कार्बोनेट ओर है तो क्या कर देंगे? कैल्सिनेट कर देंगे। अच्छा, ये एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी कार्बोनेट ओर को कैल्सिनेशन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सल्फाइड ओर को रोस्टिंग से, उसके बाद ऑक्साइड ऑफ द मेटल बनेगा, रिडक्शन करा देंगे, और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा? मेटल मिल जाएगा। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स को इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे मोल्टल ओर में, और प्योर मेटल आपको मिल जाएगा। ये काफी एक्सक्रिएशन ऑफ द मेटल से क्वेश्चन आता है, अच्छे से आप लोग इसको बना ले, ध्यान से समझ ले क्लास। ठीक है, एक्सक्रिएशन मेटल लो इन एक्टिविटी, मैंने बताया ये प्रॉपर एक तरीका है। जैसे आप लोग एग्जांपल ले सकते हो, ये आपका क्या है? सल्फाइड है। क्या है आपका? सल्फाइड है, मर्करिक सल्फाइड है। इसको मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया तो मर्करिक ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, अब जो मर्करिक ऑक्साइड है उसको हीट करोगे तो दोबारा क्या बन जाएगा? मर्करी बन जाएगा। ठीक है, ये एक अपना एक प्रोसेस है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो फॉर एग्जांपल जो इसको, अच्छा, इसको सेनाबार बोलते हो। ठीक है,
जो मर्करी सल्फाइड होता है उसको क्या बोलते हैं, सीला बारोड द मर्करी व्हेन इट इज हीटेड इन द एयर एंड इन कन्वर्टेड इनटू द मर्करी ऑक्साइड, द मर्करी ऑक्साइड इज द रिडक्शन ऑफ द मर्करी ऑन द फ्यूचर हीटेड। सिमिलरली कॉपर व्हिच इज फाउंडेड इन द Cu2SN की कॉपर सल्फाइड ऐसे मिलता है ना, उसके साथ भी आप लोग क्या करते हो, सेम प्रोसेस क्या करते हो, फॉलो करते हो। क्लियर? तो यहां से आप लोग बना सकते हो इसको, ठीक है। एक्सक्रीशन मेटल मिडल वालों के लिए क्या करना है, ध्यान से देखो, हम दो प्रोसेस यूज करेंगे, रोस्टिंग और दूसरा क्या करेंगे, कैल्सिनेशन। रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सल्फाइड और इनटू द ऑक्साइड। सल्फाइड और को किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्साइड, बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, और यहाँ पे होता है लिमिटेड एयर। यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना, सल्फाइड और को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे आपको कार्बोनेट और को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आप एक्सेस ऑफ एयर का यूज करोगे, यहाँ पे आप लोग लिमिटेड एयर का यूज करोगे, ठीक है। जैसे मैंने रोस्टिंग का एग्जांपल लिया, जिंक सल्फाइड आप लोगों ने लिया ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, हीट किया, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। कैल्सिनेशन में क्या होगा, यहाँ पे लिमिटेड ऑक्सीजन रहेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन दिखाया नहीं है स्टेप में, ठीक है, और ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो मिडल में जो होती है ना, उनको दो तरीके से आप लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, रोस्टिंग और आपका कैल्सिनेशन। रोस्टिंग सल्फाइड और के केस में होगा, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। अच्छा, कैल्सिनेशन आपका किस में होगा, कार्बोनेट और को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इन द लिमिटेड एयर, ठीक है, एयर में, ठीक है। अब आपका क्या है, आपका है मेटल ऑक्साइड्स आर रिड्यूस्ड टू कोरस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग द रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन। आप लोग किसका यूज करते हो, कार्बन का यूज करते हो। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन, यानी कि किसी भी मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना कार्बन के थ्रू, वो क्या कहलाता है, आपका रिडक्शन। जैसे जिंक ऑक्साइड था, कार्बन के साथ रिएक्ट करा तो क्या बन जाएगा, कार्बन ऑक्साइड गैस और जिंक बाहर निकल जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, रिडक्शन। और जनरली यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस क्लास, क्या होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक्सक्रीशन मेटल्स टू आर द टॉप एक्टिव। अब इनके लिए क्या करना मैंने बता दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है आपको। जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सोडियम बन जाएगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है, ये नेगेटिव स्टेट में चला जाएगा। आप इसको समझते हैं एक डायग्राम से, ठीक है। जैसे ये सोडियम है और ये क्या आपका क्लोरीन, ठीक है, ये मोल्टल स्टेट में आप लोगों ने सोडियम क्लोराइड यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है। एक प्योर है, क्या है, इम्प्योर है, ठीक है। सोडियम लिबरेट होगा, यहाँ पे जमा होता चला जाएगा, क्लोरीन उसकी तरफ चला होता चला जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू क्या होगा क्लास, इसमें सेपरेशन होता चला जाएगा, एक्सक्रिएशन होता चला जाएगा, ठीक है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ये आपका लास्ट आर्टिकल है। अब रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स को हम कभी फिर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी टेक्निक्स है, कैथोड एनोड, जो हम लोगों ने पढ़नी है, उससे पहले हम लोग इनको नहीं समझ सकते, तो इनको कभी फिर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कोरोजन क्या होता है, जब भी आपकी कोई भी मेटल्स, ठीक है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस के साथ रिएक्शन कराती है, तो उनके ऊपर एक रिएक्शन एक लेयर बन जाती है, जो स्लोली उसको मेटल को क्या करती है, ईट करना स्टार्ट कर देती है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, कोरोजन। जैसे लोहे को जंग लग जाता है, कॉपर के ऊपर एक नीले कलर एक तरीके से कार्बोनेट की क्या बन जाती है, लेयर बन जाती है, ठीक है। ये मेटल जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है वो स्लोली क्या करती है, उसको ईट करती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इससे कैसे बचा सकते हैं, कोई भी मेटल है, जैसे आप दे सकते हो एग्जांपल, या एक्टिविटी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, अच्छा, उस मेटल को आप ग्रीस कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, ऑयलिंग कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्रोम प्लेटिंग कर सकते हो, अच्छा, गैल्वेनाइजिंग कर सकते हो, अच्छा, एनोडाइजिंग कर सकते हो, एंड मेकिंग एलोइज भी बना सकते हो। ये ध्यान से समझे, गैल्वेनाइजेशन इट इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन। स्टील और आयरन का प्रोटेक्ट करना है, किससे, जंग से। क्या करेंगे, कोटिंग कर देंगे थिन लेयर ऑफ जिंक, यानी कि जिंक लगा के हम उसको क्या कर देंगे, कोटिंग कर देंगे। एलोय का मतलब क्या है, एन एलोय इज एन होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द टू और मोर मेटल्स, दो या दो से ज्यादा मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेटल नॉन मेटल कुछ भी यूज कर सकते हो, कंडक्टिविटी इफेक्ट करेगी, लेकिन वो कोरोजन से क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग ब्रास किसका होता है, कॉपर और जिंक का होता है। ब्रोंज किसका होता है, कॉपर और टिन का होता है, ठीक है। सोल्जर किसका होता है, लेड का, टिन का, ये दोनों में यूज होता है, ठीक है। अच्छा, अमलगम किसका होता है, मरकरी का, वन ऑफ मोर सिल्वर का, ठीक है, यानी कि मर्करी प्लस में सिल्वर, वो क्या बनाता है आपका अमलगम, ठीक है। अच्छा, आपका जो सोल्डर है वो क्या होता है आपका लेड प्लस टिन, ठीक है। अच्छा, अगर आपका कॉपर प्लस टिन है तो क्या बनाएगा आपका, वो बनाएगा ब्रोंज। कॉपर प्लस जिंक है तो क्या बनाएगा क्लास आपका ब्रास। स्टील क्या होता है, आयरन, निकल, क्रोमियम, तीनों का मिक्सचर होता है, ठीक है, एलोय होता है, ठीक है। ऐसे आपका क्या है, आयरन। ये सब किसके एग्जाम्पल है क्लास, आपके एलोइज के, ठीक है। बाकी
आई होप कि आप लोगों को ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो चैप्टर है वो अच्छे से लर्न हो गया होगा, एक एक चीज को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।